गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द फ्यूचर कोचिंग। और आज की अपनी करंट अफेयर की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। ऑलरेडी वी आर लेट। तो पहला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि कब होती है? तो आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है, इनका जन्म गुजरात में हुआ था। और इनको एक और नाम से भी जाना जाता है, इनको भारत में लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब मिली थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है बारदोली सत्याग्रह में मिली थी। बारदोली सत्याग्रह जो है बेसिकली ये बहुत इनकी जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सत्याग्रह था, बारदोली सत्याग्रह। और बारदोली में ही इनको ये सरदार की उपाधि वहाँ की महिलाओं ने दी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो 15 दिसंबर को उनकी पुण्यतिथि होती है और 31 अक्टूबर को इनका जन्म दिवस मनाया जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का भारतीय इतिहास में जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है वो फ्रीडम फाइटर तो थे ही, स्वतंत्रता सेनानी तो थे ही, उसके साथ साथ जब भारत को आजादी मिल गई थी तो उसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन का जो काम है वो भी इन्हीं को दिया गया था, क्योंकि उस समय होम मिनिस्टर रहे हैं। आजादी के बाद जब हमारी अंतरिम गवर्नमेंट बनी थी तो उसमें होम मिनिस्टर भी रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के ही जो प्रयास थे रीऑर्गेनाइजेशन का जो काम किया है कि जूनागढ़ और हैदराबाद या गोवा जैसी जगहें जो हैं अब हमारे पास है। तो इनकी थोड़ी सी ब्रीफ में डिटेल ये है कि हैदराबाद जो है वो निजाम्स के अंदर में था, क्योंकि वहाँ पे निजाम्स ने निजामुल मुल्क ने उसको इस्टेब्लिश करवाया था हैदराबाद को। तो हैदराबाद में निजाम्स का राज्य था, गोवा में पुर्तगाली थे और जूनागढ़ में नवाब थे। अब जो हैदराबाद का जो सीन रहा है वो ये रहा है कि निजाम जो है वो हैदराबाद को देना नहीं चाह रहे थे, कि इंडिया में वो नहीं मिलना चाह रहे थे। वो कह रहे थे कि हम अपना इंडिपेंडेंट एक स्टेट बनाएंगे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि नहीं, इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं होगा। और वहाँ पर हैदराबाद को जो है वहाँ पर पुलिस एक्शन लिया गया हैदराबाद पर, और हैदराबाद को उन्होंने सरेंडर करा दिया कि हैदराबाद इंडिया का ही पार्ट है, ज्योग्राफिकली इंडिया का पार्ट है, तो आप ये पाकिस्तान में नहीं मिल सकता है, ना ही इंडिपेंडेंट बनाएंगे, इंडिया में ही आपको मिलना पड़ेगा। उसी के साथ फिर गोवा का जो है, गोवा में क्या था, पुर्तगाली थे। अब जैसे कि आपको पता है कि जो पहला हमारे यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी जो पहला जो हमारे यहाँ पे आया था उसका नाम था वास्को डी गामा। जो पहला हमारे यहाँ पर कोई व्यापार करने के लिए आया था यूरोपियन, तो वो वास्को डी गामा था। वास्को डी गामा जो था वो पुर्तगाली था। तो पहले जो हमारे यहाँ पर आए हैं वो सब पुर्तगाली थे। तो पुर्तगाली ने हमारे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सी जो रीजन्स है वो कैप्चर कर लिए थे, जैसे कि दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, गोवा और उसके आसपास का लक्षद्वीप वाला एरिया जो है ये सब पुर्तगाली ने कब्जा रखा था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पुलिस एक्शन लिया, वहां पर आर्मी में भेजी और पुर्तगालीज को वहां से भगा दिया। तो उसके बाद फिर बचता है जूनागढ़। अब जूनागढ़ को उसमें इंडिया में मिलाना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जूनागढ़ पार्ट तो गुजरात का है, लेकिन जूनागढ़ के नवाब ने रातों रात ये डिक्लेयर कर दिया था कि हम पाकिस्तान में मिल रहे हैं, हम पाकिस्तान का पार्ट बनना चाह रहे हैं, लेकिन जोग्राफिकली वो गुजरात में है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जब ये पता चला अगली सुबह न्यूज़पेपर में, तो उन्होंने फिर वहां पर भी एक्शन लिया और उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं होगा, जनमत संग्रह कराया जाएगा। वहां पे जनमत संग्रह कराया गया और उसके बाद जूनागढ़ को भारत में मिलाया गया। तो वहाँ की जो जनता है उन्होंने इंडिया के फेवर में वोट किया कि हम तो इंडिया में ही मिलना चाहते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है वो भारत को बनाने में, जो भारत प्रेजेंट में भारत है उसको बनाने में जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल का रहा है। और इनकी पुण्यतिथि 15 दिसंबर को प्रतिवर्ष होती है और इनका जो जन्म है वो 31 अक्टूबर को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया?
तो जो WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड है ये वुमेन्स टेनिस प्लेयर्स को दिया जाता है प्रति वर्ष, और ये 2015 से लेकर के अब तक 2012 से लेकर के 2015 तक ये जो अवार्ड है ये सेरेना विलियम्स को मिलता आ रहा है। सेरेना विलियम्स जो है ये बहुत रनाउंड टेनिस की लॉन टेनिस की प्लेयर है, और सेरेना विलियम्स को ये मिलता आ रहा है, लेकिन इस साल जो है ये मिला है ईगो स्वातिका ईगा स्वाइटेक को। तो ईगा स्वाइटेक को ये इस बार मिला है ये वाला प्राइज, WTA प्लेयर ऑफ द ईयर। WTA बेसिकली वुमेन टेनिस अवार्ड है, ये वुमेन टेनिस को मिलता है जो टेनिस प्लेयर होते हैं, तो ये मिला है ईगा स्वाइटेक को। और यही जो है ऐसा ही अवार्ड लॉन टेनिस का दिया जाता है पुरुष में, जिसको मिला है वो नोवाक जोकोविच को मिला है। अभी रिसेंट में हमने इसे किया भी था कि वो एटीए वाला था कि एटीए अवार्ड किसे मिला, तो वो नोवाक जोकोविच को मिला है। ईगा स्वाइटेक को प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है यूएन क्लाइमेट टॉक्स 2024 कोप 29 कहाँ पर आयोजित की जाएगी। तो अभी आपको बताई है कि दुबई में और यूएई, दुबई यूएई में अभी हाल ही में कौन सी वाली कॉप हुई है, कॉप यानी कि क्लाइमेट टॉक्स, यानी यूएन वर्ल्ड एक्शन क्लाइमेट या वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन करके यूएन का एक होता है। और इसमें जो है जो यूएन है यूनाइटेड नेशन है ये वर्ल्ड लीडर्स को सभी को उसमें बुलाता है। तो क्लाइमेट से रिलेटेड बातें हो रही हैं कि पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो राइज हो रहा है, और उसकी वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, उसकी वजह से जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन पर बहुत ज्यादा हार्श जो है वो देखे जा रहे हैं, उसके कंसिक्वेंसेस, उसके परिणाम जो देखे जा रहे हैं कि एक जगह पर बहुत ज्यादा फ्लडिंग हो रही है अचानक से, और दूसरा पार्ट जो है वहां पर सूखा पड़ रहा है, या कहीं वाइल्ड फायर आ रही है। ऐसी जगह पर भी वाइल्ड फायर आ रही है जहाँ पर कभी वाइल्ड फायर देखी नहीं गई, जैसे कि कनाडा में, यूरोपियन कंट्रीज में, जहाँ पे वाइल्ड फायर कभी देखी नहीं गई वहां पर वाइल्ड फायर हो रही है। तो ये सब जो साइन है ये सब क्लाइमेट चेंज का है, और ये जो क्लाइमेट टॉक्स होती है ये होती है कोप में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का जो 28 सेशन जो हुआ है अभी ये हुआ है दुबई यूएई में, और 29 जो होना है अब जब आगे होगा नेक्स्ट ईयर तो ये होगा अजरबैजान में। तो अजरबैजान जो है ये भी एक यूरोपियन कंट्री है, ये रोमानिया के पास है। अजरबैजान आर्मेनिया अजरबैजान ये रोमानिया के पास है। तो ये यहाँ पर होगा यूएन क्लाइमेट टॉक्स 2024 या कोप 29 अजरबैजान। नेक्स्ट है यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम के अनुसार विश्व का सबसे अधिक अफीम उत्पादक देश कौन सा है। तो म्यांमार जो है ये विश्व का सबसे अधिक, ये टॉप प्रोड्यूसर है अफीम उत्पादन का, और म्यांमार में जो है ये इसकी वजह से है जो क्राइम रेट है वो भी बहुत ज्यादा है। और म्यांमार में अभी भी वहाँ की जो गवर्नमेंट है दैट इज अनस्टेबल, वहाँ पे गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ पे आर्मी रूल है अभी भी, क्योंकि वहाँ की जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थी आंग सान सूकी, तो आंग सान सूकी को वहां की आर्मी ने हटा दिया था, उनको फिर उन्होंने जेल में रखा था, फिर हाउस अरेस्ट में रखा था, और अभी भी वो हाउस अरेस्ट में है। तो म्यांमार जो है ये अफीम का टॉप प्रोड्यूसर बनकर आया है, और क्योंकि म्यांमार का बॉर्डर जो है वो भारत से मिला हुआ है, तो हमारे यहाँ पर भी मणिपुर या नागालैंड जैसी जगहों पर इनकी जो गतिविधियां हैं वो देखी जाती है कि वहां से इलीगली अफीम या ड्रग्स जो है उसका वहां पर स्मगलिंग होती है। तो म्यांमार का नाम आया है। यूएन की एक रिपोर्ट होती है ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, ये रिपोर्ट इनकी प्रतिवर्ष जारी होती है, और इसमें ये देखते हैं कि कहाँ पर ड्रग्स का सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, और उसकी वजह से जो क्राइम है, रिलेटेड क्राइम जो हो रहे हैं उनको ये देखता है। तो म्यांमार टॉप प्रोड्यूसर है अफीम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में मेल एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है जो भी एथलीट होते हैं, एथलीट मीन्स जो धावक होते हैं, स्प्रिंटर होते हैं, उनको दिया जाता है। तो ये इस बार मिला है नोआ लिल्स को, और नोआ लिल्स को ये अवार्ड 2023 का मेल एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड इससे सम्मानित किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एआई पावर्ड रीजनल लैंग्वेज टूल लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक एआई पावर्ड रीजनल लैंग्वेज टूल लॉन्च किया है जिसका नाम है सुवश। कि सुवश में आप किसी भी रीजन से हैं, आप अपनी ही लैंग्वेज में सुप्रीम कोर्ट की जो जो भी जजमेंट्स हैं, वर्डिक्ट्स हैं, जो भी उसमें लॉज रिलेटेड है, प्रेसिडेंट्स है, केसेस है, वो सब आप अपनी ही लैंग्वेज में देख सकते हैं। आपको उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश आए, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का पूरा वर्किंग है वो सब इंग्लिश लैंग्वेज में है, और उसकी वजह से जो रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं उनको नहीं मिल पाता है। और जिन लोगों को रीजनल लैंग्वेज में है कि उनको सिर्फ अपनी लैंग्वेज पता है, इंग्लिश नहीं पता है, तो उन लोगों को मुश्किल आती है सारी चीजें समझने में। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुवश की प्लेटफॉर्म है ये अभी लॉन्च किया है। ये एआई पावर्ड टूल है कि ये ऑटोमेटिकली उस रीजन की लैंग्वेज में आपको प्रेसिडेंट दिखाएगा जिस लैंग्वेज में आप उसको सर्च कर रहे हैं। नेक्स्ट है, पार्लियामेंट अटैक की 22वीं बरसी कब थी? तो अभी हाल ही में पार्लियामेंट अटैक की 22वीं बरसी थी जो कि 13 दिसंबर को है। और 13 दिसंबर 2001 को इंडियन पार्लियामेंट पे एक अटैक हुआ था, दैट इज लश्कर ए तैयबा और आईएसआई के जो एजेंट्स थे और उनके जो आतंकवादी थे, और उसमें मेन नाम था, उसका था नाम अफजल गुरु। तो उन सब ने यहाँ पर अटैक किया था जिसमें हमारे मोर देन 10 जो पर्सनल्स थे, जो हमारे सीआरपीएफ के पर्सनल थे और जो भी हमारे सिक्योरिटी पर्सनल पार्लियामेंट के बाहर थे, वो लोग शहीद हो गए थे। तो ये सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट था 2001 में जो ये हमला हुआ था, और इसकी अभी 22वीं बरसी हुई है 13 दिसंबर, और 2001 में ये घटना हुई थी। उसके बाद इंडिया ने अपनी सिक्योरिटी बहुत सिक्योर कर ली है। उसके बाद सिर्फ एक मेजर हमला अभी तक हुआ है जो कि 26/11 का हुआ है। उसके बाद से अभी तक भी फॉर्चुनेटली ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रूस से कौन सी न्यूक्लियर पावर सबमरीन लॉन्च की है? तो रूस ने अभी दो न्यूक्लियर पावर सबमरीन लॉन्च किया। सबमरीन सबमरीन को हिंदी में कहते हैं पनडुब्बी, और जो सबमरीन होती है पानी के नीचे चलती है, और ये वहाँ पे रिसर्च पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। और अगर ये न्यूक्लियर है तो इट मीन्स कि ये अटैक करने के पर्पसेस से भी लॉन्च की गई है। तो अभी ये रूस ने लॉन्च की है, इसका नाम है क्रास्नोयार्स्क, और एक का नाम है एम्परर एलेक्जेंडर 3। तो दो जो सबमरीन है ये इन्होंने लॉन्च की है, क्रास्नोयार्स्क और एम्परर एलेक्जेंडर 3, जो कि एआई जो कि न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, रूस ने लॉन्च किया है। जैसे कि आपको पता ही है कि रूस का जो है यूक्रेन से वॉर चल रहा है, और अभी वी आर जस्ट एंटरिंग इनटू द थर्ड ईयर। ये 2 साल से उनका वॉर चल रहा है और अभी तक भी खत्म नहीं हुआ। तो रूस जो है अपनी सुरक्षा को बहुत ज्यादा पुख्ता करने की कोशिश कर रहा है, और उसी को देखते हुए इन्होंने न्यूक्लियर पावर सबमरीन लॉन्च किया। नेक्स्ट है, विश्व का प्रथम फोर्थ जनरेशन गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर किसने लॉन्च किया? तो ये अभी चीन ने लॉन्च किया है। इसका नाम है शिदाओ बे प्लांट। तो शिदाओ बे प्लांट जो है बेसिकली ये फोर्थ जनरेशन गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर है। अब व्हाट इज गैस कूल्ड? तो एक होता है वाटर हैवी वाटर कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर, और एक होता है गैस कूल्ड। अब न्यूक्लियर रिएक्टर जो कि हैवी वाटर यूज होता है जिसमें उसे उसकी कूलिंग के लिए, वो तो सब जगह है, वो इंडिया में भी है, वर्ल्ड के और पार्ट में भी, जो भी न्यूक्लियर पावर कंट्री है जहाँ पर भी पावर प्लांट यूज होते हैं उन सब जगहों पर वो यूज होता है। लेकिन जो गैस कूल्ड है, जो कि गैस से कूल हो जाएगा, जिसमें कूलिंग के लिए वाटर नहीं गैस का यूज होगा, ये अभी फिलहाल सिर्फ चाइना ने बनाया है। और ये पहला चाइना ने बनाया, और विश्व का भी ये पहला ही है कि फोर्थ जनरेशन गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर जो है ये भी चाइना ने बनाया। इसका नाम है शिदाओ बे प्लांट। नेक्स्ट है, डेल्टा रैंकिंग ऑफ एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? तो डेल्टा रैंकिंग एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम जो है ये नीति आयोग का प्रोग्राम है। और क्योंकि आपको पता ही है डिवीजन स्टेट की जो डिवीजन है वो डिस्ट्रिक्ट्स में है, और डिस्ट्रिक्ट से उसकी जो डिस्ट्रिक्ट की डिवीजन है वो ब्लॉक्स में है। तो एस्पिरेशन ब्लॉक्स यानी कि जो भी ब्लॉक्स है, जो भी खंड है, विकास खंड है, वो किस तरह से प्रोग्रेस कर रहे हैं उसकी जो एक रैंकिंग है एस्पिरेशनल ब्लॉक की, वो नीति आयोग ने लॉन्च की है, और ये हर साल इसको लॉन्च करता है। तो
इसी के साथ ही अब हमारी क्लास जो है आज की वो यहीं पर समाप्त होती है। बने रहिए द फ्यूचर कोचिंग के साथ, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस